हाँ हेलो। तो ये जो है बीएससी थर्ड ईयर का तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है, शुरू हुआ है अभी। इसमें जो है हम लोग थोड़ा बेसिक से चलेंगे। तुम्हारा जो सिलेबस है, दैट सिलेबस आल्सो सेज टू स्टार्ट फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में देख लेना तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो। तो उसमें जो है हम लोगों ने बात किया था कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इट इज नॉट ए इक्वेशन व्हिच इज डिराइव्ड। जो फॉर्मल उसका डेरिवेशन होता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में बाकी इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, ये ऐसा डिराइव्ड इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ए डिराइव्ड इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो अपने जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल जो लॉज है वो इंक्लूडेड है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। बेसिकली ये एक वेव इक्वेशन है। ठीक है, ये मैटर वेव्स के साथ रिलेटेड है, मैटर वेव्स को बताता है। मैटर वेव्स, जो वेव्स किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन ये पढ़ेंगे कि व्हाई द श्रोडिंगर इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है नेचर में, कहां से ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। एक उसमें आई का फैक्टर आता है। आई जानते हो इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड है, 11th से पढ़ रहे हो। तो इसमें इमेजिनरी क्या है भाई? देखो, अब प्रॉब्लम एक तुम लोगों का ये होता है स्टूडेंट्स का कि यू वांट समथिंग व्हिच इज आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के लिए ही आदमी पढ़ता है, एग्जाम के अलावा पढ़ने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एग्जाम के अलावा जो है और कुछ है भी नहीं, सारा चीज एग्जाम डिसाइड करता है। लेकिन जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट तब आता है व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस। तुम अपने आप से पूछो या तुम जो है टीचर से पूछो या डिस्कशन करो, तो कुछ चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है और तुमको जानने को बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये ना पूछा जाए कि ये आई कहाँ से आया, बट यू शुड नो इट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे हो, यू शुड नो व्हाट इज आई। और ये जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, खाली श्रोडिंगर इक्वेशन की बात नहीं है। जहां कहीं भी वेव्स का फिनोमेना होता है, एक जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है a प्लस आई बी। अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो ये जो है दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। एक रियल पार्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। हम थोड़ा सा बेसिक से तुमको बता रहे हैं। जब हम इसको आर्गन डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो ये रियल एक्सिस होता है, इसमें रियल पार्ट होता है और इसमें जो है दिस वन इज द इमेजिनरी। अब इस इमेजिनरी का मतलब क्या है? काल्पनिक। भाई काल्पनिक तो कोई कुछ भी हो सकता है, कवि की कल्पना हो सकती है, कुछ इमेजिन कर लिए कुछ। लेकिन क्या इमेजिनरी चीजों का फिजिक्स में या श्रोडिंगर इक्वेशन में कोई मतलब है? तो बेसिकली इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या मतलब है, कहां से आता है, ये क्या बताता है कि खाली मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है या मैथमेटिकल स्टेप है। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था कुछ पोस्टुलेट्स है इसके प्लॉजिबिलिटी आर्गुमेंट, जिसका नाम हमने दिया था। तो इसमें जो फंडामेंटल लॉज है या जो फंडामेंटल इक्वेशंस इसमें जो इंक्लूडेड है, they are, first one is the de Broglie hypothesis, lambda is equal to h by p. Second is your nu is equal to E by h. Third is total energy is p square by 2m. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाला दिस पार्ट अभी बता रहे, इसी से रिलेटेड है ये। एक और कंडीशन है, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज इट इज नेसेसरी कि एक जो है हमारा फोर्स डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल होता है which is required in the further analysis। जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तभी बढ़ेंगे जब तुम लोगों को इंटरेस्ट होगा।
और नेक्स्ट हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था लीनियरिटी। पहले इस लीनियरिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर ले, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि लीनियरिटी कर क्या रहा है। ये लीनियरिटी जो है कुछ इस प्रकार का इसका मैथमेटिकल भाषा है। दिस वन इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज बताता क्या है? ये बताता ये है कि अगर साई1 साई2 दो वेव फंक्शन से, वेव फंक्शन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तुम समझ लो वेव फंक्शन माने वेव के दो इक्वेशन है, तो इनका सुपरपोजिशन भी एक वेव होगा। ये बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में, लेकिन इन डेप्थ इसको मतलब को समझो, क्यों इसकी जरूरत क्वांटम मैकेनिक्स में है। Why we are considering quantum mechanics, linearity in quantum mechanics? Quantum mechanics is a linear topic, linear subject. Quantum mechanics जो है ये linear है, इसमें why linearity is required, ये सब क्वेश्चंस जो है तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। Why linearity is required? सबसे पहले इसको समझो कि बस किसी ने कह दिया, हम मान ली हाँ भाई लीनियरिटी जरूरी है। क्या क्यों जरूरी है? ना किताब में लिखा है, मास्टर साहब बोले हैं लीनियरिटी जरूरी है, तो लीनियरिटी जरूरी है। नो, यू शुड आस्क योरसेल्फ क्यों जरूरी, कहाँ से अचानक ये लीनियरिटी की बात आ गई। यहाँ पे बेसिकली लीनियरिटी का मतलब ये होता है, लीनियरिटी मीन्स दैट द एडिशन, या इसका और अप्रोप्रिएट वर्ड जो है दैट इज सुपरपोजिशन। क्यों सुपरपोजिशन हम लिख रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फंक्शंस। इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा, हम बता दे रहे हैं तुम्हें। ऑफ टू वेव फंक्शंस इज ऑल्सो ए वेव फंक्शन। तुम अभी वेव फंक्शन ना कहो, तुम वेव ही कहो, ठीक है। हम लिख रहे हैं वेव फंक्शन, तुम वेव समझ के चलो कि दो वेव्स को यदि हम जोड़ेंगे उनका एडिशन एक वेव होगा। अब कोई वेव किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, ये एक वेव है, ये दूसरा एक वेव है, ये मान लो थोड़ा सा ऐसे करके है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने पर हमको जो है कुछ इस प्रकार का एक वेव मिलेगा। मान लो इस तरह का वेव मिलता है। लीनियरिटी कंडीशन जो है वो ये बता रहा है कि दो साई1 साई2 को अगर हम ऐड करें विथ सम कांस्टेंट C1 C2 कांस्टेंट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, पहले इसको समझ लो। C1 C2 दो कांस्टेंट के साथ ऐड करें, हमको भी एक वेव मिलेगा। वेव में क्या होता है? चीजें बदलती रहती है, एकदम क्रूड लैंग्वेज में समझो, चीजें बदलती रहती है, एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसका जो ऊपर नीचे का पैटर्न है और इसका जो ऊपर नीचे का पैटर्न है, दोनों को ऐड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। फिजिक्स की भाषा में कहे, व्हेन यू आर एडिंग टू वेव्स विथ फेजेस, देन इट इज सुपरपोजिशन। वेक्टर, ध्यान दो, वेक्टर जब तुम पढ़ते हो, लेक्चर वीडियो थोड़ा ध्यान से सुना करो, इंटरेस्ट आएगा, ऊपर ऊपर मत सुना करो। जब तुम लोग उसको जोड़ते हो वेक्टर में भी कुछ इसी प्रकार का काम करते हो। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया, एक रिजल्टेंट वेक्टर दिया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जो है ऐड होके एक रिजल्टेंट बना है, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो when we are adding two waves, we are adding two waves, we are actually adding the patterns of variation, जो कि वेव होता है, patterns और variations, and we get a resultant variation। इसी को सुपरपोज कहते हैं, ध्यान से समझो इसको। सुपरपोज, इम्पोज वर्ड से आया है, सुपरपोज उसी से रिलेटेड है, आया नहीं है, उसी से रिलेटेड है। लाद देना, हम लाल वाले को नीले वाले को एक दूसरे पे लाद दे रहे हैं, लादने के बाद वो अपना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फेजेस का एडजस्टमेंट हो रहा है, काला वाला बन रहा है जो इक्वल टू साइन के इधर है। दैट इज ऑल्सो ए वेव, दिस इज लिनियरिटी कंडीशन। अब ये इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। और वेरिएशंस एंड वी गेट ए रिजल्टेंट पैटर्न, ए रिजल्टेंट पैटर्न, हमको एक रिजल्टेंट पैटर्न मिलता है।
दिस इज लीनियरिटी, यही जो है लीनियरिटी है। अब इसमें C1 C2 की बात हम लोग आगे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई लीनियरिटी इज रिक्वायर्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, या व्हाई लीनियरिटी इज रिक्वायर्ड इन श्रोडिंगर इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें क्यों लीनियरिटी की जरूरत पड़ती है, क्या क्या कारण क्या है? इसका जवाब हम तुमको एक सिंपल तरीके से देते हैं। तुम लोग वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स से ही सारी कहानी शुरू हुई। लाइट का डुअल नेचर, इंटरफेरेंस पढ़ते हो, डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ते हो। इंटरफेरेंस में पैटर्न कैसा होता है, एक काला होता है, उसके बाद एक जो है ब्राइट होता है, हम ब्राइट वाले को लाल दिखा रहे हैं, फिर एक काला होता है, इस तरह का एक पैटर्न बनता है। ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये जो कंडीशंस है, मैंने यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बन रहा है, ये एक वेव है, दूसरा वेव जो है कुछ इस प्रकार से है कि इसका क्रेस्ट जो है, इसका जहां पे क्रेस्ट है, इसका यहाँ पे ट्रफ है, इसका जहां पे ट्रफ है, इसका यहाँ पे क्रेस्ट है, ये ऐसे मिल रहे हैं। ये वाला कैसे बनता है, ये वेव एक वेव है, ये और ये जो दूसरा वेव है, दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ जाकर के मिलते हैं। डिफ्रैक्शन में भी लगभग यही चीजें होती है। तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में समझे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता है ब्लैक। अब हम जो है थोड़ा बहुत हिंदी लिखना सीख गए हैं, मैंने हैंडराइटिंग के लिए हम पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी बनेगी, स्पेलिंग का तो छोड़ दो, उसका तो पूरा हो गया है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है नहीं है, नहीं है। कौन नहीं है, पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल इज नॉट देयर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में तो तुमको ब्राइट लाइट दिख रहा है, वहां पे लाइट है, डिस्ट्रक्टिव में नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल को हिंदी टर्म हमको नहीं याद आ रहा, पार्टिकल है, पार्टिकल है, उपस्थित है, ये मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरफेरेंस। तो दिस इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड, कहां से आया इसका कारण, भाई हर चीज का कारण होता है। इंटरफेरेंस को इसमें क्यों जोड़ना जरूरी है, व्हाई इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड, व्हाई इंटरफेरेंस ऑफ ऑप्टिक्स। एक एक चीज टॉपिक को समझो। व्हाई इंटरफेरेंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंक्लूडेड इन क्वांटम मैकेनिक्स, इंक्लूडेड इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्यों इस जरूरत है इसका अरे भाई कोई भी चीज आता है फिजिक्स में, उसका एक कारण होता है, उसका एक कारण होता है। बस ऐसे ही किसी चीज को इंक्लूड कर दिए हमको सपने में कुछ ऐसा नहीं होता। या तो थ्योरेटिकल रीजंस होते हैं, मैथमेटिकल कोई कंडीशंस होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होते हैं। एक्सपेरिमेंटल बहुत जरूरी है। कोई मैथमेटिक्स से हमने कोई थ्योरी दिया, इट शुड बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, देन ओनली इट इज वैलिड, देन ओनली इट इज एक्सेप्टेबल। अगर प्रैक्टिकली अगर वो नहीं दिख रहा, एक्सपेरिमेंटली नहीं दिख रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा। इसका कारण ये है, बीएससी पार्ट 2 में अगर तुमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, हमने एक लेक्चर में बताया था डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसकी लंबी कहानी हमने तुमको बताया है। डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स लिए गए थे और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है एक पैटर्न मिला था एक्सपेरिमेंटली, कुछ इस प्रकार का। ये पैटर्न, ये इसको और हम बेटर बनाते, ये इस प्रकार का कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर करंट पे ऐसा मिल रहा था। ये जो देख लेना, वो वीडियो भी अपलोडेड है भैया, पढ़ा करो, समय का उपयोग क्या करो, थर्ड ईयर में जो लोग जाने वाले हो। सो दिस इज डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। यहां पे क्या था, लिए गए थे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड मतलब होता है शो करना,
क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश करना, नहीं प्रकाश करेंगे तो तुम लाइट समझ लोगे, उसको बांग्ला में बोलते हैं, चलो जो जाने दो, व्यक्त करना, व्यक्त करना, एग्जिबिट दिखाना, ठीक है। पार्टिकल्स एग्जिबिटेड वेव नेचर, इसका मतलब ये है, इसका सीधा कंक्लूजन ये है कि जो मैटर वेव्स से जब हम डील कर रहे हैं, हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन में वेव है, दैट इज अ मैटर वेव। मैटर वेव से जब हम डील कर रहे हैं जो कि पार्टिकल के साथ चलता है, अगर वो उस वेव के साथ डील, मैटर वेव के साथ डील कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरफेरेंस इफेक्ट, क्योंकि इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना है। सो to deal with the matter waves, we have to consider the interference effects that is a wave phenomena। तो जब आप मैटर वेव्स की बात कर रहे हैं, यू हैव टू कंसिडर द वेव फिनोमेना, इंटरफेरेंस इफेक्ट। और ये पार्टिकल डिफ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लीनियरिटी का मतलब होता है, ये कारण है लीनियरिटी का। लीनियरिटी का मतलब अगर फिर से समझना है, सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर हम दो वेव्स को ऐड करते हैं या सुपरपोज करते हैं, हमको एक वेव ही मिलता है। A wave function results from the superposition or addition of two waves psi1 xt and psi2 xt। कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसका पैटर्न ये अगर इस प्रकार का है, ये अगर इस प्रकार का है, तो यहां पर भी हमको कुछ मिलेगा जो दोनों का इंटरफेरेंस होगा, जो दोनों के इफेक्ट को लिया हुआ होगा। दिस इज लीनियरिटी। इसमें कोई हायर पावर्स नहीं रहते, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं आगे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हमारे पास जो है 4 इक्वेशंस हैं, ये हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, न्यू इक्वल टू e बाई h, थर्ड इज total energy is equal to p square by 2m plus v। फोर्थ भी हम इंक्लूड कर देते हैं, इट इज माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये हमारे पास 4 जो है इक्वेशंस है, फंडामेंटल इक्वेशंस है। इसमें एक स्पेशल केस हम लोग इंक्लूड करते हैं, एंड दैट स्पेशल केस इज, स्पेशल केस माने कोई एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल है, इट इज फिक्स्ड, वी नॉट फिक्स्ड पोटेंशियल है। पोटेंशियल जो है वो बदल नहीं रहा है टाइम के साथ, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। मे बी इट इज जीरो, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया हमारा जो फाइनल फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन का कैसे आया, तो इसमें अब जो है, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स करेंगे, कोई कठिन ट्रिक्स नहीं, सिंपल चीजें करेंगे। सिंपल चीजें क्या करेंगे कि डी ब्रॉय रिलेशन, ए लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और जो एनर्जी इक्वेशन है उस एनर्जी इक्वेशन को यूज करेंगे। माने हम यहाँ पे ये तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन हम जो है जितना संभव हो रहा है क्लियर बताने की, एक एक स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन इक्वेशन 3 रिप्लेस p बाई 1 माने ये वाला इक्वेशन, इसमें p क्या है, h बाई लैम्डा है, माने p स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल एनर्जी जो है ये क्या हो रहा है, h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस v। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सिंपल, बस
ऊपर नीचे किया है, ये तो इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। इसका उठा के वहां रख दिए, उसका उठा के यहां रख दिए। अब भैया जब इतना ही किया तब हम ई की जगह क्यों ना हम इसको रखें, इसको हम रिप्लेस कर दें। इसको यदि हम रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई की जगह हम एच न्यू रखें एंड यू हैव दिस एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2m प्लस v। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 6। कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी इसमें नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू एच न्यू। अब जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, लैम्डा और न्यू को रिलेट करने वाले कुछ क्वांटिटीज है, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड। किसी ने पूछा था हमसे कि 2h और h बार क्या है, खैर हमने ये बताया है तुमको, चलो फिर से बता देंगे और तुमको उसका हिंट यहीं पे मिल जाएगा। इक्वेशन 6 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या expressed in a simple form, in a more simple form, if we use न्यू जो है, न्यू को हम क्या लिखते हैं, न्यू जो है, न्यू को हम लोग क्या न्यू को हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा, ये हम लिख सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो इससे जो है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आगे पढ़ोगे तो इसी को वेव प्रोपगेशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें पढ़ेंगे कभी हम लोग। वेव नंबर, इसका यूज प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है जहां पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालते, जैसे FTIR हुआ या कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हमसे अगर सब्स्टिट्यूशंस करें, इसमें देखो क्या रहे, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स आता है वो खाली बस डेरिवेशन और या ये सब करने के लिए नहीं। अब ये अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लैम्डा की जगह हम 2 पाई बाई k लिख देंगे और न्यू की जगह हम ओमेगा बाई 2 पाई लिख देंगे, तो इसमें जो है 2 पाई का एक फैक्टर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे हमको साइनसॉइडल इक्वेशन लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो विद दिस सब्स्टिट्यूशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, विथ, इसको हम नाम देते हैं, नंबर दे देते 7, विथ 7 6 कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m प्लस v इज इक्वल टू h ओमेगा। h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m प्लस v इज इक्वल टू h बार ओमेगा। ये h को जो है h बार लिखा गया है, h बार जो है h बाई 2 पाई। 2 पाई कहां से आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर ना बनाना है ना तो उसको सिंपल तरीके से समझो, जो तुम जानते हो उसी कंडीशन में समझो। 2 पाई कहां से आता है, क्यों आता है, 2 पाई किस जगह आता है, 2 पाई वहां पे आता है जब जो है पीरियोडिसिटी होती है। ध्यान रखना, हम लोगों ने जो है एक साइनोसॉइडल वेव लेकर के चला था, जिस साइनोसॉइडल का वेव का जो है फॉर्म कुछ इस प्रकार का था, दिस इज द साइन kx माइनस ओमेगा टी, साइनोसॉइडल फंक्शन है। 2 पाई जो है इसका पीरियड है। अगर तुमको हिंट मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो तुम बताना, हम तुमको आगे बताएंगे। तो यहां पर जो है दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m
v प्लस v इज इक्वल टू एच बार ओमेगा, ये हमको इक्वेशन मिलता है। एच बार स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m प्लस v एक्स टी भी तुम लिख सकते हो अगर चाहो तो, एंड एच बार ओमेगा। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। अब इसके बाद कहानी क्या है भाई, यहां तक तो पहुंच गए। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है फंडामेंटल जो लॉज थे उन फंडामेंटल लॉज को हमने इंक्लूड कर लिया। जो चार पांच इक्वेशन जो ऊपर लिखे गए थे उसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लीनियरिटी कंडीशन। हम लीनियरिटी को कैसे इंक्लूड करें, हाउ टू इंक्लूड द लीनियरिटी इक्वेशन। और ये और भी इंटरेस्टिंग है, समझो पहले फिर लिखेंगे। ये जो लीनियरिटी का कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैथमेटिकली ये नेसेसरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट शुड बी लीनियर इन साई एक्स टी, माने उसमें साई एक्स टी को छोड़ करके और कोई हायर पावर नहीं रहेगा, ठीक है। टू सेटिस्फाई the linearity condition, the condition is, या the requirement के बार बार कंडीशन रिपीट हो रहा है, the requirement is that there should be terms only with psi xt and no higher powers, और कोई हायर पावर इसमें नहीं रहेगा। इसी को लीनियर कहते हैं। लीनियर इक्वेशन y बराबर के एक्स स्क्वायर हो जाता है तो पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। पावर इसका जो है मैक्सिमम पावर साई का जो इक्वेशन में रहेगा वो 1 रहेगा, और इसका कोई भी डेरिवेटिव जो है उसकी भी यही प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन अगर ये लीनियर रहे साई एक्स टी में तो इसमें कोई ऐसा टर्म भी नहीं रहेगा जो साई एक्स टी से इंडिपेंडेंट हो, माने पावर 0 हो, ऐसा भी नहीं रहेगा, और हायर पावर्स भी नहीं रहेंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट को जो है हम लोग आगे चेक करेंगे कि वेदर दिस रिक्वायरमेंट इज देयर और नॉट। there should not be any term जो कि साई 0 xt हो, माने पावर 0 हो, और साई स्क्वायर या साई क्यूब इस तरह का हो, तो ये लीनियरिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, और लीनियरिटी कंडीशन जो है वो मस्ट है, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो वेव इक्वेशन, जो वेव लेकर के चले थे वो क्या था, एक साइनसॉइडल वेव था। अब उस साइनसॉइडल वेव में हम लोग जो ये इक्वेशन अभी रखे हैं इस इक्वेशन को चेक करेंगे। हमारा साइनसॉइडल वेव क्या था, नाउ वी विल चेक। देखो अभी जो तुम्हारे पास चीजें आई वो नई चीजें, ठीक है, अभी जो 1-2 पेज तक किया। फॉर द इक्वेशन, और जो तुम्हारा परिचय का चीज है वो क्या है, वो वेव इक्वेशन है, sin 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस न्यू टी। ये जो है दिस इक्वेशन इज नोन टू यू, ये तुम्हारा परिचित है, ये तुमने वेव मोशन में भी पढ़ा होगा, sin 2 पाई बाई लैम्डा माइनस न्यू टी। हमको ये चेकिंग करनी है कि क्या रहा है, ठीक है। कैसे चेक करें,
तो ये लीनियर भी होना चाहिए, सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे अभी हम लोग आते हैं उसमें। अब क्यों डेरिवेटिव ले, क्या हो, क्या क्यों, क्या जरूरत क्या डेरिवेटिव लेने की। तो ये साइनोसॉइडल वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हम क्यों ले, सबसे पहला किताब में लिखा हुआ है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। अभी हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन देखा, ध्यान से समझो। अभी हम लोगों ने देखा h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स टी सॉरी इज इक्वल टू h बार ओमेगा। ध्यान से समझो, ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में जो है हमको इसको चेक करना है, वी हैव टू चेक दिस कि ये इसके साथ ठीक बैठ रहा है कि नहीं, या ठीक बैठ रहा है तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है। कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, वी हैव टू अप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और इंक्लूड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में इसको इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है, देखो अचानक से बोलोगे कि भाई डेरिवेटिव कहां से आ गया, क्यों डेरिवेटिव ले लेंगे, थोड़ा सा सोच, देखो ऑब्जर्व करो। यहां पे क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा क्या है, अभी हम लोग देखें, k इज 2 पाई बाई लैम्डा। न्यू क्या है, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक, यहां तक। तो इससे कैसे क्या रिलेट हुआ, इससे क्या रिलेट हुआ, इससे अब देखो कैसे रिलेट कर रहे हैं। यहां पे k स्क्वायर है, सवाल ये है व्हेयर, या सवाल इसको हम ऐसे ले, हाउ k स्क्वायर इज अपीयरिंग। ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, ऊपर वाला जो तुम्हारा इक्वेशन है, जो साइनोसॉइडल इक्वेशन तुम्हारा परिचित है, उसमें लगता है कुछ छूट गया है, एक्स बाई लैम्डा, सॉरी ये यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको हम फिर से लिखते हैं, सॉरी, साइन 2 पाई x by lambda minus nu t, this one is the equation, ठीक। 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, k होता है, न्यू क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई होता है। अब यहां पे हम तो 2 पाई बाई लैम्डा यदि k है, तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस 2 पाई न्यू टी लिख सकते हैं। साइन 2 पाई बाई लैम्डा के एक्स है, के एक्स 2 पाई न्यू क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी। आया कि नहीं आया। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें के स्क्वायर को हमको इसमें से निकालना है, यहां के के स्क्वायर को इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे, कब आएगा, हम लिख देते हैं, नाउ वी नीड to get k square from this equation, psi xt is equal to sin kx minus omega t। कैसे निकलेगा, psi xt is equal to sin kx माइनस ओमेगा टी। इसमें से के स्क्वायर कैसे आएगा, इसको अगर हम स्पेस डेरिवेटिव ले, पहला स्पेस डेरिवेटिव साई एक्स टी हम बार बार नहीं लिख रहे, सो दिस इज के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका डबल डेरिवेटिव ले, डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, देन इट इज माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर साई एक्स टी। के स्क्वायर आया, मैंने के स्क्वायर कैसे आ रहा है, के स्क्वायर इज अपीयरिंग, के स्क्वायर इज अपीयरिंग
ड्यू टू डबल स्पेस डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स टी का डबल स्पेस डेरिवेटिव लिया तो के स्क्वायर आया। ठीक, अगर हम इसका सिंगल स्पेस डेरिवेटिव लिया, यहीं पे दिखाते, इसका अगर तुम एक बार टाइम डेरिवेटिव लोगे डेल साई बाई डेल टी तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आएगा। तो तुम्हारा जो इक्वेशन है, देखो यहां पे समझो समय दे करके, एच कैट स्क्वायर एच बार स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m प्लस वी इज इक्वल टू एच बार ओमेगा। यहाँ पे के स्क्वायर और ओमेगा कहाँ से आया, के स्क्वायर आया डबल स्पेस डेरिवेटिव से, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर से, ओमेगा कहाँ से आ रहा है, डेल साई बाई डेल टी से। माने एक डबल स्पेस डेरिवेटिव एक सिंगल स्पेस डेरिवेटिव को इक्वेशन रिलेट कर रहा है। दिस इज द मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस है, ये इसका इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं। अब जो है, अब देखो यहां पर, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो हम लोगों का एच बार स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, नाउ वी कैन राइट इट, कैन बी written in terms of derivatives। इसको हम जो है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर की जगह, के स्क्वायर यहां से आया है, तो सपोज हम एक कांस्टेंट लेते हैं अल्फा, और अल्फा कांस्टेंट लेते हैं और स्पेस डबल स्पेस डेरिवेटिव को लिखते हैं अल्फा डेल टू साई एक्स टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी तो रहेगा ही, पोटेंशियल रहेगा, लीनियर है तो यहाँ पर लीनियरिटी के लिए इसके साथ भी एक साई एक्स टी रहेगा, और राइट हैंड साइड में जो एच बार ओमेगा है, यहाँ पे हम दूसरा एक कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ पे हम टाइम डेरिवेटिव को रखते हैं। वी आर रिलेटिंग दिस इक्वेशन, इस रिलेशन को समझो, यही सबसे फंडामेंटल चीज है। के स्क्वायर कहां से आया, डबल स्पेस डेरिवेटिव से, ओमेगा कहां से आया, सिंगल टाइम डेरिवेटिव से। अब दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं, अभी हमें नहीं मालूम अल्फा बीटा क्या है, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारा पोटेंशियल भी है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा, और अल्फा हमारा कांस्टेंट था, अल्फा के साथ डबल स्पेस डेरिवेटिव क्या था, माइनस था एक के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अभी हम लोग डेरिवेटिव निकाले हैं, प्लस वी कांस्टेंट है, एच बार की जगह, और इधर क्या लिखेंगे, एच बार ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये टाइम डेरिवेटिव हुआ, ये स्पेस डेरिवेटिव हुआ, ठीक। सॉरी, एच बार नहीं लिखते हैं यहां पे, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहां पे जो है माइनस बीटा कांस्टेंट है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा ये क्या है, डेल साई बाई डेल टी है, एंड दिस वन इज योर डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। नाउ आवर जॉब इज, अब देखो, अब यहाँ पे चीज क्या है, अब यहाँ पे जो है, समझो इसको बेसिक से समझो, यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे कोसाइन फंक्शन है। साइन और कोसाइन में क्या अंतर होता है, कई बार बताया है। ये यदि साइन फंक्शन है तो कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कोसाइन फंक्शन जो है इसका क्या होता है,
ऑपोजिट फेज होता है। अब यहां पे जो है ऑन द RHS we have sine and LHS and RHS we have cosine. They are related by phase. ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, रिलेटेड बाय फेज, माने दो वेव्स है, दोनों को हम बीच में एक इक्वल टू साइन है, वो भी है बीच में, इक्वल टू भी है। अब हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, हमको मैग्नीट्यूड का तो अभी हमको जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड अभी हम नहीं देख रहे हैं, दोनों का फेज अलग अलग है, दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं। अब इस तरह का रिलेशन हम लोग कैसे करते हैं? इस तरह के रिलेशन को जब भी हमको लेना होता है, व्हेन यू आर कनेक्टिंग साइन एंड कोसाइन आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज, मैथमेटिकली हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करते हैं आई। अभी हम तुमको हिंट दे रहे हैं, अभी आगे बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पे साइन है, कोसाइन है, दोनों को तुम रिलेट कर रहे हो। दिस मीन्स जो हमारा वेव फंक्शन जो हम लोगों ने एज्यूम करके चला था, वेव फंक्शन हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने माना था साई एक्स टी बराबर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे जो है टाइम डेरिवेटिव और स्पेस डेरिवेटिव लेने के बाद एच कट स्क्वायर वाले इक्वेशन में दोनों आ रहे हैं। दिस मीन्स वी हैव टू चेंज दिस इक्वेशन, वी हैव टू चेंज आवर एजम्पशन, हम कहे आवर एजम्पशन, अपने एजम्पशन को हमको जो है बदलना पड़ेगा। एज साइन एंड कोसाइन आर कमिंग टुगेदर, साइन एंड कोसाइन आर अपीयरिंग टुगेदर, आर appearing together, so we have to assume, तो हमारा ये जो फॉर्म है अप्रोप्रिएट होगा साई एक्स टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड देयर इज सम कांस्टेंट गामा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, ये काम करेगा क्योंकि साइन और कोसाइन दोनों है। सो आवर वेव फंक्शन या सो आवर वेव इट शुड बी ए सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स, तभी ये काम करेगा। अब अगर हम इसका टाइम और स्पेस डेरिवेटिव लेंगे जो तुम आसानी से निकाल सकते हो, आई एम लिविंग इट ऑन यू, फाइंड द, इस इक्वेशन के लिए फाइंड del 2 psi by del x square and del psi by del t, ये निकाल करके हम लोग जब इस इक्वेशन में रखेंगे h बार स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m प्लस v इज इक्वल टू h बार ओमेगा, तब हमको जो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म कुछ इस प्रकार का मिलेगा। फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ये करके देखना नहीं होगा तो हम बताएंगे, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि तुमको समय भी तो तुम्हारे पास नहीं है, बहुत बिजी लोग हो, ज्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डिटेल्स में समझो तभी कुछ समझ में आएगा। अगेन यू हैव दिस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वी नॉट cos kx minus omega t plus v naught gamma sin kx minus omega t is equal to beta omega sin kx minus omega t। हो सकता है तुमको इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज मिले, वो तुम करके देख सकते हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर एनालिसिस। तो ये हमको मिलेगा। अब जो है ये इक्वेशन नंबर 11 है। 11 में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन और कोसाइन को चेक करके देखते हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स को मैच करते हैं। मैचिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, दोनों को अगर हम मैच करें तो हमको कुछ इस प्रकार के इक्वेशंस मिलेंगे। माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस वी नॉट या v
plus v is equal to minus beta gamma omega and minus alpha k square plus v नॉट लिखते, v भी लिख सकते हो, बीटा ओमेगा गामा। जब ये 12 और 13 को तुम जोड़ घटाव करके सॉल्व करोगे, जो कि स्टैंडर्ड 10 लेवल का मैथमेटिक्स है, तुम्हारा गामा आएगा प्लस माइनस आई एंड योर फाइनल इक्वेशन इज माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 psi by del x square plus v psi is equal to I h bar del psi by del t. This is the Schrodinger equation. इसको चलो हम फिर से दूसरे पेज पे भी सुंदर से लिख दे, गंदा हो गया है वहां पे। माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस वी एक्स टी, तुम पूरा ही लिख दो, वी एक्स टी साई एक्स टी इज इक्वल टू आई एच बार डेल साई बाई डेल टी। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी। Significance of imaginary quantity। ये इमेजिनरी क्या बताता है, इसको जो है हम लोग, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा हो, कमेंट में बताओ और बेटा पढ़ो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी प्रमोट होके थर्ड ईयर में गए हो, वो टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब जो है तुम्हारा क्लास शुरू होगा। इस टाइम को यूटिलाइज करो, और तुम यूटिलाइज करोगे, तुम देखोगे वीडियोस, डिस्कशन करोगे, तभी हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे काम करें। अदरवाइज वेस्टेज लगता है। हमारी बात छोड़ दो, तुम अपना सोचो। सब घूम रहे हैं हवा लगा के, तुम लोग कई सारे, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करते, तुम लोग बहुत सारे, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। तुम्हारे एंटरटेनमेंट का कुछ भी होगा, तुम सब्सक्राइब कर लोगे पटाख से। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे लिए जो है कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि यही सब हम लोगों को लेकर के चलना है। और तुमको हम फ्री में नहीं कह रहे सब्सक्राइब करने के लिए, तुमको हम मटेरियल भी दे रहे हैं। सो प्लीज वॉच। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट पे पूछो, एंड मेंटेन ए रूटीन ऑफ स्टडी। इट इज वेरी एसेंशियल। बहुत कठिन दुनिया है। थैंक यू।